भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति संवाद में। मैं हूं आपके साथ नमिता। भारतीय संस्कृति सिर्फ परंपराओं, रीति रिवाजों और कलाओं तक सीमित नहीं है। इसके अंदर एक गहरा और व्यापक जीवन दर्शन भी है, जिसने हजारों वर्षों से हमारी सभ्यता को एक दिशा दी है। यहाँ हर परंपरा के पीछे अनुभव की समृद्ध परंपरा है, हर उत्सव के पीछे जीवन संदेश है और हर कला के अंदर जीवन को समझने की एक विशिष्ट दृष्टि छिपी हुई है। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये समय के साथ बदलते हुए भी अपनी मूल भावना के साथ जुड़ी हुई है। भारतीय चिंतन में काल यानी समय को सिर्फ घड़ी की सुइयों के साथ नहीं मापा जाता। यहाँ समय को एक निरंतर चलते रहने वाले चक्र के रूप में देखा जाता है, जहाँ अतीत की स्मृतियां, वर्तमान की अनुभूतियां और भविष्य की संभावनाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं। यही वजह है कि हमारी परंपराएं सिर्फ इतिहास की स्मृतियां नहीं हैं, बल्कि वर्तमान जीवन की प्रेरणाएं भी हैं। इसी तरह यहाँ संगीत भी केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि साधना है। जब कोई कलाकार किसी राग को गाता या बजाता है तो वो सिर्फ सुरों का संगम नहीं रचता, बल्कि उन सुरों के माध्यम से आत्मा की गहराइयों को स्वर देता है। भारत की मिट्टी के हर कण में त्याग, साहस और समर्पण की अनगिनत कहानियां समाई हुई हैं। तो आइए इसी सांस्कृतिक विरासत की यात्रा पर आपको ले चलते हैं और शुरू करते हैं आज का संस्कृति संवाद। The biological rhythms of this world provide man with the primeval metaphors of time. सर, आपका पत्रकारिता में आने का मन कैसे हुआ? अजीत कुमार जी मेरे गुरु थे, मुझे हमारे लेक्चर थे, वो पढ़ाते थे, उनसे मैंने सीखा। नगवा गांव स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे का गांव कहा जाता है। आईजीएनसी के कला निधि प्रभाग द्वारा वरिष्ठ लेखक और पत्रकार पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर की पुस्तक समग्र भारतीय पत्रकारिता के लोकार्पण और परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत में कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी आवाज सीधे रूह को छू लेती है। आज सांस्कृतिक प्रस्तुति सेगमेंट में हम आपको रूबरू करवा रहे हैं जयपुर अतरौली घराने की सुप्रसिद्ध गायिका श्रुति सादोलिकर से। श्रुति ख्याल गायन की विशेषज्ञ हैं। उनकी गायकी की खास बात यह है कि वो मुश्किल से मुश्किल रागों को भी बहुत ही सहजता और बहुत प्यार के साथ प्रस्तुत करती हैं। वर्ष 2011 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित श्रुति जी की मधुर और भावपूर्ण आवाज का आनंद लीजिए इस विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति में।
उतरेंगे पार नदियाँ धीरे बहो नदियाँ धीरे बहा दिल दारा दिल दारा हाँ चलो सैया उतरेंगे पार नदियाँ धीरे बहो हाँ चैन से बजाओ हाँ नदियाँ सैया उतरेंगे पार नदियाँ धीरे बहो भारतीय दर्शन में समय की अवधारणा चक्रीय, शाश्वत और परिवर्तनकारी कही गई है। यहाँ समय को सृष्टि संहार के चक्र का आधार माना गया है। इसी अनोखी अवधारणा से परिचित करवाती है डॉक्यूमेंट्री फिल्म काल, अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑन टाइम, जिसे आज हम सिने सर्कल में दिखाने जा रहे हैं। ऋतुओं का परिवर्तन, युगों का क्रम और जीवन की निरंतर धारा, इन्हीं सब के बीच छुपा हुआ है काल का गहरा दर्शन। तो आइए इस विशेष डॉक्यूमेंट्री के जरिए काल की इसी रहस्यमयी और गहन यात्रा को समझने की कोशिश करते हैं। Breath, pulsation, regeneration, dispersal, assimilation. This is Spandan, the breath of life. The biological rhythms of this world provide man with the primeval metaphors of time. Time is no longer a great impersonal medium where natural processes occur. It is part of man's living experience. We are in Karl Bodh and see man articulate this awareness of time through creation, hymns from diverse civilizations. Whence this creation has arisen? Perhaps it formed itself, or perhaps it did not. The one who looks down on it, in the highest heavens, only he knows, or perhaps he doesn't know.
For time itself is contained in the universe, and therefore, when we speak of creation, we should not inquire at what time it happened. To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. Descartes. Man looks up at the skies above and develops notions of space-time. By linking his own time with the celestial bodies, he gives birth to astrology. Astronomy comes about as the result of his methodical study of the sky. This gigantic figure called the Owl Man was made on a dry hillside near Naxa, Peru, over 2,000 years ago. It points one arm to the earth and the other to the heavens. For the Chukchi of northeastern Siberia, the pole star was the axis of the world between morning and evening. The Navajo drawing showing the father sky and mother earth. This 18th century drawing from Rajasthan shows time and space as the square of human experience, with the four directions extending to infinity. These pictures approximately recreate the conception of the universe according to the three ancient American Indian cultures. The ziggurats of Mesopotamia were not only temples, but observatories. Seen on the right is the 4th century BC marble rotunda in Delphi. Here, Apollo joins in procreative union with Athena, a union of sun and earth. Martanda temple in Kashmir is dedicated to the sun god, who is called Martanda. Every Hindu temple is the chariot of heavenly motions and of the god it shelters. This god is often an embodiment of a star, such as the 13th century sun temple of Konarak. Vastra Purush Mandala such as this are models of the cosmos and are used for generating order for both sacred and secular buildings. डॉक्यूमेंट्री फिल्म काल में आपने देखा कि समय का चक्र यानी पहिया किस तरह निरंतर चलता रहता है। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट विशेष साक्षात्कार की ओर। पत्रकारिता को अक्सर समाज का आईना कहा जाता है और इस आईने को साफ बनाए रखने का काम करते हैं प्रतिबद्ध और साहसी पत्रकार। आज हमारे साथ विशेष साक्षात्कार में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और संपादक विजय क्रांति। वो अपनी बेबाक राय, गहन विश्लेषण और महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्भीक लेखन के लिए जाने जाते हैं। इस खास बातचीत में वो हमें बता रहे हैं पत्रकारिता के बदलते स्वरूप और अपने अनुभवों के बारे में। आइए देखते हैं। आप एक बहुत बड़े फोटोग्राफी जर्नलिस्ट भी रहे हैं और पूरी पत्रकारिता ही आपकी इसी पर केंद्रित है और 55 साल से आप जो है पत्रकारिता कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आपके लिए फोटोग्राफी केवल एक कला नहीं है, एक दस्तावेज भी है। क्या? तो इन दोनों के संतुलन को आप कैसे परिभाषित करते हैं? जबकि आज के समय में अगर देखा जाए तो आज इस डिजिटल युग में हर व्यक्ति जो है फोटोग्राफर हो गया है। तो इस दस्तावेजी के इस भविष्य को आप किस रूप में देख रहे हैं? मैं सिर्फ अपने काम से उदाहरण जो है मेरा, मैं अपनी शेखी नहीं मार रहा हूँ, डींग नहीं मार रहा हूँ, लेकिन क्योंकि जो मैंने काम किया है उस वजह से मुझे ये विषय समझ में आ रहा है और इस सवाल का जवाब मैं उसी संदर्भ में दूंगा तो वो मुझे लगता है कि मैं प्रभावशाली होऊंगा। मैंने जब पहली असाइनमेंट तिब्बत पर की, मेरी मजबूरी थी, मैगजीन मांग रही थी कि फ़ोटो देना नहीं तो नहीं छापेंगे। मैंने उधार लेकर कैमरा और फ़ोटो खींच के दिए उनको। लेकिन उसके बाद मैंने जब देखा कि 17 पेज में, कितने पेजेस में वो मेरी आर्टिकल एक छपा है, कवर स्टोरी, और लोग भी उससे प्रभावित हैं, उसका डिस्प्ले जो है वो उसकी वैल्यू बढ़ गई है फ़ोटोज़ के साथ, ऑथेंटिसिटी बढ़ गई है मेरी रिपोर्ट की, कि जिसको मैं कोट कर रहा हूँ
उसका फ़ोटो भी दे रहा हूँ कि हाँ ये है असली बंदा जिससे इसने बात की है। तो एक तो ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। दूसरा, ये दोनों पक्ष हैं फोटोग्राफी के। जी। एक तो ये सौंदर्य है उसका कि मेरा जो फ़ोटो है वो उसका सौंदर्य का जो बोध है, पक्ष है, वो बहुत मजबूत होना चाहिए। लेकिन उसके साथ ये है कि वो कुछ कह भी रहा है, उस फोटो को कुछ कहना भी है, वो भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरा ये है कि इतिहास में इस विजुअल की अपनी जगह होगी। मैंने तिब्बत पर जब मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ तो मैंने कहा ना मेरे पास कुछ लाख पिक्चर हैं तिब्बत की जो ज़िंदगी के बारे में। अब मैं जब शूट कर रहा हूँ तो पैसे खर्च कर रहा हूँ। अब तो खैर डिजिटल में एक बार कैमरा खरीद लीजिए तो उसके बाद बहुत खर्चा नहीं होता है। पहले था कि आपको फिल्म खरीदनी पड़ती थी। मैं जब जाता था एक असाइनमेंट पर 1980 में, दलाई लामा जी ने मुझे आमंत्रित किया कि मैं 1 महीने के लिए लद्दाख के दौरे पर हूँ, अगर तुम मेरे साथ फोटोग्राफर की तरह चलना चाहो तो स्वागत है, आ जाओ। मैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का पीआरओ था उस वक़्त। तो मैंने रिक्वेस्ट किया अपनी बॉस को, तो वो बहुत अच्छी बॉस थी, डॉक्टर एक साइंटिस्ट थी, डॉक्टर जीवी सत्यवती, बहुत विद्वान थी और बहुत एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत कमाल की थी। तो मैंने उनको सीधे ही कहा, मैंने कहा मैडम 1 महीने की छुट्टी चाहिए मुझे। अब कौन दफ्तर देता है 1 महीने की। तो मैं कहा लेकिन मैं दलाई लामा जी के साथ ट्रैवल करूँगा। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि मेरे स्टाफ का आदमी को ये इज्जत मिल रही है। वो इसको इस तरह से देख रही थी जी। वो ये नहीं देख रही थी कि मेरे स्टाफ का बंदा 1 महीना जो है वो छुट्टी पर रहेगा। तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा जाओ तुम। सर, आपका पत्रकारिता में आने का मन कैसे हुआ? मेरे पत्रकारिता में आने का कारण तो बड़ा ये था कि जब कॉलेज में था मैंने बीएससी की दिल्ली विश्वविद्यालय से, किरोड़ीमल कॉलेज से। और अपनी बीएससी के दिनों में हमें 2 विषयों में से एक लेना पड़ता था। हमारी एक तो हिस्ट्री ऑफ साइंस ले लीजिए, मैं साइंस स्टूडेंट था, और दूसरा था इलेक्टिव हिंदी। तो मेरा मन इलेक्टिव हिंदी लेने का था, मैंने लिया। हिंदी पढ़ी मैंने, और मेरे बड़े प्यारे गुरु थे, बहुत विद्वान गुरु अजित कुमार जी, जो बहुत मशहूर कवि हुए। अजित कुमार जी मेरे गुरु थे, मुझे हमारे लेक्चर थे, वो पढ़ाते थे। उनसे मैंने सीखा लिखना कि जो लिखना क्या होता है। विशेष साक्षात्कार सेगमेंट के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं अपने खास सेगमेंट मेरा गांव मेरी धरोहर में। इसमें आज हम आपको सैर करवाएंगे उत्तर प्रदेश के गांव नगवा की। ये ऐसा ऐतिहासिक गांव है जिसकी मिट्टी से देशभक्ति की महक आती है। ये वही पावन धरती है जहां भारत के पहले स्वाधीनता संग्राम 1857 के अमर नायक मंगल पांडे का जन्म हुआ था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस गांव में मंगल पांडे का घर, प्राचीन काली माता मंदिर और भगवान शंभू का मंदिर आज भी उनकी याद दिलाता है। तो आइए और ज्यादा करीब से जानते हैं इस ऐतिहासिक गांव की विरासत के बारे में। नगवा गांव स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे का गांव कहा जाता है। क्योंकि यह भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे का जन्म स्थान है।
आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपके गांव, शहर में या आसपास कोई खास लोक परंपरा, कोई लोक कला, कोई उत्सव या सांस्कृतिक विरासत है, तो उससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा वीडियो या फिर फोटोज अपने नाम के साथ हमें इस ईमेल आईडी पे भेजिए। अगर उसमें संस्कृति की सुगंध होगी तो संस्कृति संवाद में वो हिस्सा जरूर पा सकती है, क्योंकि मेरा गांव मेरी धरोहर आपके गांव और शहर की कहानियों को कहने का एक नेशनल प्लेटफॉर्म है। इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। फिर मिलेंगे संस्कृति के कुछ नए कलर्स, शेड्स और रंगों के साथ। तब तक चलते चलते इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में हाल ही में हुए कुछ आयोजनों की खास झलकियां आप देख लीजिए हमारे आखिरी सेगमेंट सांस्कृतिक सुर्खियां में। अगली बार फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। IGNCA के कला निधि प्रभाग द्वारा वरिष्ठ लेखक और पत्रकार पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर की पुस्तक समग्र भारतीय पत्रकारिता के लोकार्पण और परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में 3 खंड हैं: पत्रकारिता की पहली सदी, तिलक युग और गांधी युग। कार्यक्रम में राज्यसभा के माननीय उप सभापति श्री हरिवंश का लिखित संदेश प्रभात खबर के प्रधान संपादक अंकित शुक्ला ने पढ़कर सुनाया। अपने संदेश में उन्होंने पुस्तक को पत्रकारिता जगत के लिए एक भगीरथ प्रयास बताते हुए कहा कि ये कृति मीडिया संसार के लिए अमूल्य धरोहर सिद्ध होगी। 3 खंडों में प्रकाशित इस पुस्तक की प्रति जब हरिवंश जी को मिली तो पहले खंड के पहले ही पन्ने पर समर्पण पर नजर पड़ी उनकी। श्रीधर जी ने पत्रकारिता के इस पुराण को 2 मनीषी पत्रकारों और विद्वानों को समर्पित किया है: ऋषिकल्प संपादक आदरणीय नारायण दत्त जी और साहित्य मनीषी आदरणीय कृष्ण बिहारी मिश्र जी। इस अवसर पर IGNCA के अध्यक्ष पद्म भूषण राम बहादुर राय ने कहा कि पत्रकारिता अपने समय की सबसे बड़ी चुनौती को पहचानकर उसके समाधान का मार्ग प्रशस्त करती है। उन्होंने 1946 से 2026 के कालखंड को संविधान और उसके पालन की चेतना का समय बताया। पत्रकारिता की गिरावट अकेली गिरावट कभी नहीं होती है, न होती है, न होगी। वो पूरी की पूरी व्यवस्थागत गिरावट होती है, जिसमें राजनीति भी शामिल है, समाज भी शामिल है, संस्कृति भी शामिल है और कारोबार भी शामिल है। इसलिए हमको पत्रकारिता की समझ अपनी बनानी है। तो मेरा अपना अनुभव ये है कि जो दूसरा खंड है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। लेखक पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर ने संपादकों की ऐतिहासिक भूमिका, व्यापार, पुरातत्व और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में पत्रकारिता के योगदान और समाज के प्रतिबिंब के रूप में समाचार पत्रों की भूमिका पर प्रकाश डाला। 19 जून 1984 को यह यात्रा शुरू हुई थी। अब 42 साल पूरे हो जाएंगे। आज सप्रे संग्रहालय में 5 करोड़ पृष्ठ संदर्भ संपदा मौजूद है और इसमें भारत की सभी भाषाओं का अंग्रेजी सहित विशाल भंडार है। नागरी प्रचारिणी सभा के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल ने भाषा निर्माण में हिंदी पत्रकारिता की भूमिका को रेखांकित किया। हिंदी की बौद्धिकता का निर्माण जो है पत्रकारिता का बहुत प्रमुख कार्यभार था। वो काम अधूरा छूटा हुआ था, उसको हिंदी की पत्रकारिता ने संभव किया है। हो सकता है हम लोगों की निगाह में वो अभी भी अधूरा छूटा हुआ हो। वरिष्ठ पत्रकार अच्युतानंद मिश्र और अनंत विजय ने इस कृति को स्वतंत्रता पूर्व शब्दों की शक्ति और राष्ट्रवाद के उभार को समझाने वाली महत्वपूर्ण पुस्तक बताया। पूरे भारत में अपने से श्रेष्ठ काम करने वाले लोगों को की प्रशंसा करना, तारीफ करना, उनको आगे बढ़ाना बड़ी इसकी एक प्रवृत्ति रही है और बहुत सारे उदाहरण हैं। श्रीधर जी ने भी बहुत सारे उदाहरण ऐसे संपादकों के, ऐसे बड़े लोगों के, ऐसे लेखकों के दिए हैं, कोट किए हैं। प्रिंट यानी छपे हुए शब्दों की महत्ता से किस प्रकार से देश में नेशनलिज्म का उभार हुआ, देश में एक भौगोलिक सीमा में अपनी संप्रभुता को हासिल करने की एक बेचैनी कैसे हुई, ये बात हमें ये पुस्तक बताती है। वहीं प्रभात खबर के प्रधान संपादक अंकित शुक्ल ने विश्वास जताया कि ये पुस्तक पत्रकारिता को नई दिशा देगी।
कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे ने किया, जबकि कला निधि विभागाध्यक्ष और डीन प्रशासन प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ ने पुस्तक की वैचारिक गहराई पर विस्तार से प्रकाश डाला। किस लगन के साथ, किस कर्मठता के साथ प्रियदर्श श्रीधर जी अपना पूरा योगदान भारतीय पत्रकारिता को दे रहे हैं। ये कृति भारतीय पत्रकारिता की परंपरा, उसके मूल्यों और राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका को समझाने की एक सशक्त और प्रेरक पहल है।